नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आप सबका स्वागत है। कथा मंथन में आज की कहानी का नाम है उन्माद, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मनहर ने अनुरक्त होकर कहा, यह सब तुम्हारी कुर्बानियों का फल है बागी, नहीं तो आज भी मैं किसी अंधेरी गली में, किसी अंधेरे मकान के अंदर अंधेरी जिंदगी के दिन काटता होता। तुम्हारी सेवा और उपकार हमेशा याद रहेंगे। तुमने मेरा जीवन सुधार दिया, मुझे आदमी बना दिया। वागेश्वरी ने सिर झुकाए हुए नम्रता से उत्तर दिया, यह तुम्हारी सज्जनता ही मानो। मैं बेचारी भला तुम्हारी जिंदगी क्या सुधारूंगी। हाँ, तुम्हारे साथ मैं एक दिन आदमी बन जाऊंगी। तुमने परिश्रम किया और पुरस्कार पाया। जो अपनी मदद आप करते हैं उनकी मदद तो परमात्मा भी करते हैं। अगर मुझ जैसी गवारन किसी और के पल्ले पड़ती तो अब तक ना जाने क्या गद बन गई होती। किंतु मनहर मानो अपनी बहस में अपना पक्ष समर्थ करने के लिए कमर बांधता हुआ बोला, तुम जैसी गवारिन पर तो मैं 1,00,000 गुड़ियों और रंगीन तितलियों को न्यौछावर कर सकता हूँ बागी। तुमने मेहनत का वह अवसर और अवकाश दिया जिसके बिना कोई सफल ही नहीं हो सकता। अगर तुमने अपनी अन्य विलास प्रिय रंगीन मिजाज बहनों की तरह मुझे अपने तकाजों से दबा रखा होता तो मुझे उन्नति करने का अवसर कहाँ मिलता। तुमने मुझे वह निश्चिंतता प्रदान की जो स्कूल के दिनों में भी मुझे ना मिली। अपने और सहकारियों को देखता हूँ तो मुझे उन पर दया आती है। किसी का खर्च पूरा नहीं पड़ता, आधा महीना भी हो जाने नहीं पाता कि हाथ खाली हो जाता है। कोई दोस्तों से उधार मांगता है तो कोई घर वालों को खत लिखता है। कोई गहनों की फिक्र में मरा है, कोई कपड़ों की, कोई नौकर की टोह में। मैं हैरान हूँ कि मुझ जैसा भाग्यवान तो मुझे कोई दिख ही नहीं पड़ता। मुझे घर में सारे आनंद प्राप्त है और जिम्मेदारी एक भी नहीं। तुमने ही मेरे हौसलों को उभारा, मुझे उत्तेजना दी। जब कभी मेरा उत्साह टूटने लगता तो मुझे तसल्ली देती थी। मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि तुम घर का प्रबंध कैसे करती हो। तुमने मोटे से मोटा काम अपने हाथों से किया, जिसमें मुझे पुस्तकों के लिए रुपये की कमी ना हुई। तुम मेरी देवी हो और तुम्हारी ही बदौलत आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं तुम्हारी इन सेवाओं की स्मृति को हृदय में सुरक्षित रखूंगा बागी, और एक दिन वह आएगा जब तुम अपने त्याग और तप का आनंद उठाओगी। वागीश्वरी ने गदगद होकर कहा, तुम्हारे ये शब्द मेरे लिए सबसे बड़े पुरस्कार है मानो। मैं और किसी पुरस्कार की भूखी नहीं। मैंने जो तुम्हारी थोड़ी बहुत सेवा की है उसका इतना यश मुझे मिलेगा, मुझे तो आशा भी न थी। मनहर नाथ का हृदय इस समय उदार भावों से उमड़ा हुआ था। वह यूं बहुत ही अल्पभाषी रूखा आदमी था और शायद वागीश्वरी के मन में उसकी शिक्षिता पर दुख भी हुआ हो, पर इस समय सफलता के नशे ने उसकी वाणी में वागी के लिए पर लगा दिए। बोला, जिस समय मेरे विवाह की बात हो चल रही थी वागी, मैं उस समय बहुत शंकित था। समझ गया कि मुझे जो कुछ होना था हो चुका। अब सारी उम्र देवी जी की नजरबादारी में गुजरेगी। बड़े बड़े अंग्रेज विद्वानों की पुस्तकें पढ़ने से मुझे विवाह से घृणा हो गई थी। मैं इसे उम्र कैद समझने लगा था, जो आत्मा और बुद्धि की उन्नति का द्वार बंद कर देती है, जो मनुष्य को स्वार्थ का भक्त बना देती है। मगर 2 ही 4 मास में के बाद मुझे अपनी भूल मालूम हुई। मुझे मालूम हुआ कि सुभार्या स्वर्ग की सबसे बड़ी विभूति है, जो मनुष्य को उज्जवल और पूर्ण बना देती है, जो आत्म उन्नति का मूल मंत्र है। मुझे मालूम हुआ कि विवाह का उद्देश्य भोग नहीं, आत्मा का विकास है। वागेश्वरी मनहर की नम्रता और सहन न कर सकी। वह किसी बात के बहाने से उठकर चली गई। मनहर और वागेश्वरी का विवाह हुए 3 साल गुजरे थे। मनहर उस समय एक दफ्तर में क्लर्क था। सामान्य युवकों की भांति उसे भी जासूसी उपन्यासों से बहुत प्रेम था। धीरे धीरे उसे जासूसी का शौक हुआ। इस विषय पर उसने बहुत सा साहित्य जमा किया और बड़े मनयोग से उनका अध्ययन किया। इसके बाद उसने उस विषय पर स्वयं एक किताब लिखी। रचना में उसने ऐसी विलक्षण विवेचन शक्ति का परिचय दिया। उसकी जीवन शैली इतनी रोचक थी कि जनता ने उसे हाथों हाथ लिया। इस विषय पर वह सर्वोत्तम ग्रंथ था। देश में धूम मच गई, यहाँ तक कि इटली और जर्मनी जैसे देशों से उसके पास प्रशंसा पत्र आए और इस विषय की पत्रिकाओं में अच्छी अच्छी आलोचनाएं निकली। अंत में सरकार ने भी अपनी गुण ग्राहकता का परिचय दिया। उसे इंग्लैंड जाकर इस कला का अभ्यास करने के लिए वृत्ति प्रदान की, और यह सब कुछ वागेश्वरी की सत्प्रेरणा का शुभ फल था। मनहर की इच्छा थी कि वागेश्वरी भी साथ चले, पर वागेश्वरी उनके पांव की बेड़ी न बनना चाहती थी। उसने घर रहकर सास ससुर की सेवा करना ही उचित समझा।
मनहर के लिए इंग्लैंड एक दूसरी ही दुनिया थी, जहां उन्नति के मुख्य साधनों में एक रूपवती पत्नी का होना भी जरूरी था। अगर पत्नी रूपवती है, चपल है, चतुर है, वाणी कुशल है, तो समझ लो कि उसके पति को सोने की खान मिल गई। अब वह उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है, योग और तपस्या के बूते पर नहीं, पत्नी के प्रभाव और आकर्षण के तेज पर। उस संसार में रूप और लावण्य व्रत के बंधनों से मुक्त एक अबाध संपत्ति थी। जिसने किसी रमणी को प्राप्त कर लिया, उसकी मानो तकदीर खुल गई। यदि कोई सुंदरी तुम्हारी सहधर्मणी नहीं है, तो तुम्हारा सारा उद्योग, सारी कार्य पटुता निष्फल है और कोई तुम्हारा पुरसहाल न होगा। अतः वहाँ लोग रूप को व्यापारिक दृष्टि से देखते थे और साल ही भर में के अंग्रेजी समाज के संसर्ग ने मनोहर की मनोवृत्तियों में क्रांति पैदा कर दी। उसके मिजाज में सांसारिकता का इतना प्राधान्य हो गया कि कोमल भावों के लिए वहाँ कोई स्थान ही ना रहा। वागेश्वरी उसके विद्या अभ्यास में सहायक होती थी, पार और पद की ऊंचाइयों पर ना पहुंचा सकती थी। उसके त्याग और सेवा का महत्व भी अब मनहर की निगाहों में कम होता जा रहा था। वागीश्वरी अब उसे व्यर्थ की वस्तु मालूम होती थी, क्योंकि उसकी बौद्धिक दृष्टि से हर एक वस्तु का मूल्य उसके होने वाले लाभ पर ही अवलंबित था। अपना पूर्ण जीवन अब उसे हास्यप्रद जान पड़ता था। चंचल, हंसमुख, विनोदिनी अंग्रेज युवतियों के सामने वागेश्वरी एक हल्की तुच्छ सी जान पड़ती। इस विद्युत प्रकाश में वह दीपक अब मलिन पड़ गया था, यहाँ तक कि स्नेह उसका वह प्रकाश मलिन भी लुप्त हो गया। मनहर ने अपने भविष्य का निश्चय कर लिया कि वह भी एक रमणी के रूप नौका पर बैठकर अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा। इसके सिवा और कोई उपाय ना था। रात के 9 बजे थे। मनहर लंदन के एक फैशनेबल रेस्तरां में बैठा हुआ था। उसका रूप, रंग और ठाट बाट देखकर सहसा यह कोई नहीं कह सकता था कि वह अंग्रेज नहीं है। लंदन में भी उसके सौभाग्य ने उसका साथ दिया। उसने चोरी के कई गहरे मामलों का पता लगा लिया था, इसलिए उसे धन और यश दोनों ही मिल रहा था। वह अब यहाँ के भारतीय समाज का एक प्रमुख अंग बन गया था, जिसके आतिथ्य और सौजन्य की सभी सराहना करते थे। उसका लाबोल्सा भी अंग्रेजों से मिलता जुलता था। उसके सामने मेज की दूसरी ओर एक रमणी बैठी हुई थी, उनकी बातें बड़ी ध्यान से सुन रही थी। उसके अंग अंग से यौवन टपक रहा था। भारत के अद्भुत वृत्तांत सुन सुनकर उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। मनहर चिड़िया के सामने दाने बिखेर रहा था। मनहर बोला, विचित्र देश है जैनी, अत्यंत विचित्र। 5-5 साल के दूल्हे तुम्हें भारत के सिवा और कहीं देखने को ना मिलेंगे। लाल रंग के कामदार कपड़े, सिर पर चमकता हुआ लंबा टोप और चेहरे पर फूलों का झालरदार बुर्का। घोड़े पर सवार चले जा रहे हैं। 2 आदमी दोनों तरफ से छतरियां लगाए हुए हैं, हाथों में मेहंदी लगी हुई है। मेहंदी क्यों लगाते हैं? जैनी ने पूछा। जिससे हाथ लाल हो जाए। पैरों में भी रंग भरा जाता है, उंगलियों के नाखून भी लाल रंग कर दिए जाते हैं। दृश्य तो देखते ही बनता है। यह तो दिल में सनसनी पैदा करने वाला दृश्य होगा। दुल्हन भी इसी तरह सजाई जाती होगी? फिर जैनी ने पूछा। इससे कई गुना अधिक, सिर से पांव तक सोने चांदी के जेवरों से लदी हुई। ऐसा कोई अंग नहीं जिसमें 2-2, 4-4 गहने ना हो। तुम्हारी शादी भी उसी तरह हुई होगी, तब तो तुम्हें बड़ा आनंद आया होगा। हाँ, आनंद तो आया था, जो तुम्हें मैरी गो राउंड चढ़ने में आता है। अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं, खूब नाच तमाशा होता है, शहनाइयों का गाना सुना जाता है। मज़ा तो तब आता है जब दुल्हन अपने घर से विदा होती है। सारे घर में कोहराम मच जाता है। दुल्हन हर एक से लिपट लिपट कर रहती है, जैसे मातम कर रही हो। पर दुल्हन रोती क्यों है? रोने का रिवाज तो चला आता है, हालांकि सब जानते हैं कि वह हमेशा के लिए नहीं चली जा रही है। फिर भी सारा घर इस तरह फूट फूट कर रहता है, मानो वह काले पानी की सजा के लिए जा रही हो। बाबा, मैं तो इस तमाशे पर खूब हंसूं। हंसने की तो बात है, तुम्हारी बीवी भी रोई होगी। अजी कुछ ना पूछो, पछाड़े खाकर रो रही थी, मानो मैं उसका गला घोट दूंगा। मेरी पालकी से निकलकर भागी जाती थी, पर मैंने उसे जोर से पकड़कर अपने बगल में बैठा लिया, तब मुझे दांत काट लिया। मिस जेनी ने जोर से कहका मारा और हंसी के साथ लौट गई। बोली, हॉरिबल हॉरिबल। अब दांत भी काटती है? वह अब इस संसार में नहीं है जेनी। मैं उससे खूब काम लेता था। सोता था तो मेरे बदन में चंपी लगाती थी, मेरे सिर में तेल डालती थी और पंखा भी जलती थी। मुझे विश्वास नहीं आता, बिल्कुल मूर्ख थी। कुछ ना पूछो, दिन को किसी के सामने मुझसे बोलती भी ना थी, मगर मैं उसका पीछा करता रहता था। यू नॉटी बॉय, तुम बड़े शरीफ हो। थी तो रूपवती। हाँ, तुम्हारे सामने उसका रूप तलवों जैसा था। नॉनसेंस, तुम ऐसी औरत के पीछे कभी तो ना दौड़ते।
उस वक्त मैं मूर्ख था जैनी। ऐसे मूर्ख लड़की से तुमने विवाह क्यों किया? विवाह ना करता तो माँ बाप जहर खा लेते। वह तुम्हें प्यार कैसे करने लगी? और करती क्या, मेरे सिवा उसका हथाई कौन? घर से बाहर ना निकलने पाती थी, मगर प्यार हम में से किसी को ना था। वह मेरी आत्मा और हृदय को संतुष्ट ना कर सकती थी जैनी। मुझे उन दिनों की बात याद आती है तो ऐसा लगता है कि कोई भयंकर स्वप्न देख रहा हूँ। उफ, वह अगर स्त्री आज जीवित होती तो मैं किसी अंधेरे दफ्तर में बैठा कलम घिसता होता। इस देश में आकर मुझे यथार्थ ज्ञान हुआ कि संसार में स्त्री का क्या स्थान है, उसका क्या दायित्व है, जीवन उसके कारण कितना आनंदप्रद हो जाता है। और जिस दिन तुम्हारे दर्शन हुए उस दिन मेरी जिंदगी का सबसे मुबारक दिन था। याद है तुम्हें वह दिन? तुम्हारी वह सूरत मेरी आंखों में अब फिर रही है। जैनी बोली, अब मैं चली जाऊंगी अगर तुम मेरी फिर से खुशामद करने लग गए। भारत के मजदूर दल सचिव थे लॉर्ड बार्बर और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे मिस्टर कावट। लॉर्ड बार्बर भारत के सच्चे मित्र समझे जाते थे। जब कंजर्वेटिव और लिबरल दलों का अधिकार था तो लॉर्ड बार्बर भारत की बड़े जोरों से वकालत करते थे। वह इन मंत्रियों के ऐसे ऐसे कटाक्ष करते कि इन बेचारों को कोई जवाब न सूझता। वह एक बार हिंदुस्तान आए और कांग्रेस में भी शरीक हुए। जब वे भारत आए तो उनके लिए काफ़ी स्वागत किया गया। जनता ने उनके रास्ते में आंखें बिछाई और चारों ओर से यही आवाज़ आती थी कि ये है भारत का उद्धार करने वाला। लोगों को विश्वास हो गया कि भारत के सौभाग्य से अगर कभी लॉर्ड बार्बर को अधिकार प्राप्त हुआ तो वह भारत के इतिहास में मुबारक होगा। लेकिन अधिकार पाते ही लॉर्ड बार्बर में विचित्र परिवर्तन हो गया। उनके सारे सद्भाव, उदारता, न्याय, प्राणता, सहानुभूति सब भंवर में पड़ गए और अब लॉर्ड बार्बर उनके पूर्व अधिकार के व्यवहार में लेश मात्र भी अंतर ना था। वह वही कर रहे थे जो उनके पहले लोग कर चुके थे। वही दमन, वही अभिमान, वही कट्टरता, वही संकीर्णता। देवता अधिकार के सिंहासन पर पांव रखते ही देवत्व खो बैठा और अपने 2 साल के अधिकार काल में उन्होंने सैकड़ों ही अफसरों को नियुक्त किया। उसमें एक भी हिंदुस्तानी ना था। भारतवासी निराश होकर उन्हें डाई हार्ड और धन का उपासक और साम्राज्यवाद का पुजारी कहने लगे। यह खुला हुआ रहस्य था। जो कुछ करते थे तो मिस्टर कावट करते थे। हक यह था कि लॉर्ड बार्बर नियत के इतने शेर थे उतने ही दिल के कमजोर। हालांकि परिणाम दोनों दशाओं में एक ही सा था। मिस्टर कावट एक महापुरुष थे। उनकी उम्र 40 से अधिक गुजर चुकी थी, पर अभी तक उन्होंने विवाह न किया था। शायद उनका ख्याल था कि राजनीति के क्षेत्र में रहकर वैवाहिक जीवन का आनंद नहीं उठा सकते। वास्तव में नवीनता के मधुप थे। उन्हें नित्य नए विनोद और आकर्षण, नित्य नए विवास और उल्लास की टोह रहती। लगाए हुए बाग की सैर करके चित्त को प्रसन्न कर लेना इससे कहीं सरल था कि वे अपना बाग आप लगाएं और उसकी रक्षा और सजावट में अपना सिर खपाएं। उनको व्यवहारिक और व्यापारिक दृष्टि से में यह लटका उससे कहीं आसान दिखता था। दोपहर का समय था। मिस्टर कावट नाश्ता करके सिगार पी रहे थे कि मिस जैनी रोज के आने की खबर हुई। उन्होंने तुरंत आईने के सामने खड़े होकर अपनी सूरत देखी, बिखरे हुए बालों को संवारा, बहुमूल्य इत्र मला और मुख से स्वागत की साहस छवि दर्शाते हुए कमरे से निकलकर मिस रोज से हाथ मिलाया। जैनी ने कमरे में कदम रखते ही कहा, अब मैं समझ गई कि क्यों कोई सुंदरी तुम्हारी बात नहीं पूछती। आप अपने वादों को पूरा नहीं जा करते। मिस्टर कावट ने जैनी के लिए एक कुर्सी खींचते हुए कहा, मुझे बहुत खेद है मिस रोज, मैं कल अपना वादा पूरा ना कर सका। प्राइवेट सेक्रेटरियों का जीवन कुत्तों के जीवन से भी है। बार बार चाहता है कि दफ्तर से उठूं, पर एक ना एक कॉल ऐसा आ जाता है कि फिर रुक जाना पड़ता है। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। बार में तुम्हें खूब आनंद आया होगा। मैं तो तुम्हें ही तलाश करती रही। जब तुम ना मिले तो मेरा जी खट्टा हो गया। मैं और किसी के साथ नहीं नाची। अगर तुम्हें नहीं जाना था तो मुझे एक निमंत्रण पत्र क्यों दिलाया था? कावड़ ने जैनी को सिगार भेंट करते हुए कहा, तुम मुझे लज्जित क्यों कर रही हो जैनी? मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात है कि तुम्हारे साथ नाचता। एक पुराना बैचलर होने पर भी मैं उस आनंद की कल्पना कर सकता हूँ। बस यही समझ लो कि तड़प तड़प कर रह गया। जैनी ने कठोर मुस्कान के साथ कहा, तुम इसी योग्य हो, बैचलर बने रहो, यही तुम्हारी सजा है। तुम बड़ी कठोर हो जैनी। तुम ही क्या रमणियाँ सभी कठोर होती हैं। मैं कितनी परावशता दिखाऊं तुम्हें विश्वास ना आएगा। मुझे यह अरमान ही रह गया कि कोई सुंदरी मेरे अनुराग और लगन का आदर करती। तुम में अनुराग हो भी तो रमणियाँ ऐसे बहानेबाजों को मुंह नहीं लगाती। फिर बहानेबाज क्या, मजबूर क्यों नहीं कहती? मैं किसी मजबूरी को नहीं मानती। मेरे लिए हर्ष और गौरव की बात नहीं हो सकती कि आपको जब अपने सरकारी और अर्ध सरकारी गैर सरकारी कामों से अवकाश मिले
तो मेरा मन रखने के लिए एक क्षण के लिए अपने कोमल चरणों को कष्ट दें। मैं दफ्तर और काम के हिले नहीं सुनना चाहती, इसी कारण तुम अब तक झीक रहे हो। तुम बड़ा अत्याचार करती हो जैनी, अपने उन्माद का प्रमाण देना चाहते हो। हृदय से जैनी, मैं इस अवसर की ताक में बैठा हूँ। इस वाक्य के बाद जब शाम को जैनी मनहर के पास आई, बोली, तुम्हारे सौभाग्य पर बधाई, तुम्हें वह जगह मिल गई। मनहर उछलकर बोला, सच? सेक्रेटरी से कोई बातचीत हुई थी? हाँ जी, सेक्रेटरी से कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़ी, सब कुछ कावड़ के हाथ में है। मैंने उसी को चंग पर चढ़ाया। लगा मुझे इश्क जताने। 50 साल की तो उम्र है, चांद के बाल झड़ गए, गालों पर झुर्रियाँ पड़ गई, पर अभी तक आपको इश्क का खबरता है। आप अपने को एक रसिया समझते हैं। खैर, उसके बूढ़े चोचले बहुत बुरे मालूम होते थे, मगर तुम्हारे लिए सब कुछ सहना पड़ा। खैर, मेहनत सफल हो गई। कल तुम्हें परवाना मिल जाएगा। अब सफ़र की तैयारी करनी चाहिए। यह तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया जैनी, मनोहर ने खुश होकर के बोला। मनोहर को अब गुप्तचर विभाग में ऊंचा पद मिला। देश के राष्ट्रीय पत्रों में उसकी तारीफों के पुल बांधे, उसकी तस्वीर छापी और राष्ट्र की ओर से बधाई दी। वह पहला भारतीय था जिसे यह उच्च पद प्राप्त हुआ। ब्रिटिश सरकार ने सिद्ध कर दिया कि उसकी न्याय बुद्धि जातीय अभिमान के द्वेष से उच्चतर है। मनोहर और जैनी का विवाह इंग्लैंड में ही हो गया। हनीमून का महीना फ्रांस में गुजरा। वहाँ से दोनों हिंदुस्तान आए। मनोहर का दफ्तर बम्बई में था, वहीं दोनों एक होटल में रहने लगे। मनोहर को गुप्त अभियोग की खोज के लिए अक्सर दौरे करने पड़ते थे, कभी कश्मीर, कभी मद्रास, कभी रंगून। जैनी इन यात्राओं में बराबर उसके साथ रहती। नित्य नए दर्शन थे, नए विनोद, नए उल्लास। उसकी नवीनता प्रिय प्रकृति के लिए आनंद को इससे अच्छा और क्या सामान हो सकता था। मनोहर का रहन सहन तो अंग्रेजी था ही, घर वालों से भी संबंध विच्छेद हो गया था। वागेश्वरी के पत्रों का उत्तर देना तो दूर रहा, उन्हें खोलकर पढ़ता भी ना था। भारत में उसे हमेशा यह शंका बनी रहती कि कहीं घर वालों को उसका पता न चल जाए। जैनी से वह अपनी यथार्थ स्थिति को छिपाए रखना चाहता था। उसने घर वालों को आने की सूचना तक न दी, यहाँ तक कि वह हिंदुस्तानियों से बहुत कम मिलता था। उसके मित्र अधिकांश पुलिस और फौज के अफसर थे, वही उसके मेहमान होते। वाक्चतुर जैनी सम्मोहन कला में सिद्धहस्त थी। पुरुषों के प्रेम से खेलना उसकी सबसे बड़ी आमोदमय क्रीड़ा थी, जलाती थी, रिझाती थी। मनोहर भी उसकी कपट लीला का शिकार बनता रहता था। उसे वह हमेशा भूल भुलैया में रखती, कभी इतना निकट की छाती पर सवार और कभी इतना दूर की योजन का अंतर, कभी निष्ठुर, कभी कठोर, कभी प्रेम विहल और व्यग्र। एक रहस्य था जिसे वह कभी समझता था और कभी हैरान रह जाता था। इस तरह 2 वर्ष बीत गए। मनोहर तथा जैनी कौन की 2 भुजाओं की भांति एक दूसरे से दूर होते गए। मनोहर इस भावना को हृदय से न निकाल सकता था कि जैनी का मेरे प्रति एक विशेष कर्तव्य है। यह चाहे उसकी संकीर्णता हो या कुल मर्यादा का असर कि वह जैनी को पाबंद देखना चाहता था। उसकी स्वच्छंद वृत्ति उसे लज्जास्पद मालूम होती। वह भूल गया कि जैनी से उसके संपर्क का आरंभ भी स्वार्थ पर अवलंबित था। शायद उसने समझा था कि समय के साथ जैनी को अपने कर्तव्य का ज्ञान हो जाएगा। हालांकि उसे मालूम होना चाहिए था कि टेढ़ी बुनियाद पर बना हुआ भवन जल्द या देर में अवश्य भूमिस्थ होकर रहेगा। और ऊंचाई के साथ इसकी शंका और भी बढ़ती जाती है। इसके विपरीत जैनी का व्यवहार बिल्कुल परिस्थिति के अनुकूल था। उसने मनोहर का विनोदमय तथा विलासमय जीवन का एक साधन समझा था। उसी विचार पर वह अब तक स्थिर थी। इस व्यक्ति को वह मन में पति का स्थान न दे सकती थी, पाषाण प्रतिमा को अपना देवता न बना सकती थी। पत्नी बनना उसके जीवन का स्वप्न न था, इसलिए वह मनोहर के प्रति अपने किसी कर्तव्य को स्वीकार न करती। अगर मनोहर अपनी गाड़ी कमाई उसके चरणों पर अर्पित करता था तो उस पर कोई एहसान न करता था। मनोहर उसका बनाया हुआ पुतला था और उसी का लगाया हुआ वृक्ष। उसकी छाया और फल को भोग करना का वह अपना अधिकार समझती थी। मनोमालिन्य बढ़ता गया। आखिर मनोहर ने उसके साथ दावतों और जलसों में जाना छोड़ दिया। पर जैनी पूर्वतः सैर करते जाती, मित्रों से मिलती, दावतें करती और दावतों में शरीक होती। मनोहर के साथ न जाने से लेश मात्र भी दुख या निराशा न होती थी, बल्कि शायद उसकी उदासीनता और भी प्रसन्न होती थी। मनोहर इस मानसिक व्यथा को शराब के नशे में डुबोने का उद्योग करता। पीना तो उसने इंग्लैंड में ही शुरू कर दिया था, पर अब उसकी मात्रा बढ़ गई थी। वहाँ स्फूर्ति और आनंद के लिए पीता था, यहाँ स्फूर्ति और आनंद को मिटाने के लिए। वह दिन दिन दुर्बल होता जाता था। वह जानता था कि शराब मुझे पिए जा रही है, पर उसके जीवन का यही एक अवलंबन रह गया था।
गर्मियों के दिन थे। मनहर एक मामले की जांच करने के लिए लखनऊ में डेरा डाले हुए था। मामला बहुत संगीन था, उसे सिर उठाने की फुर्सत न मिलती थी। स्वास्थ्य भी कुछ खराब हो चला था, मगर जैनी अपने सैर सपाटे में मग्न थी। आखिर एक दिन उसने कहा, मैं नैनीताल जा रही हूँ, यहाँ की गर्मी मुझसे सही नहीं जाती। मनहर ने लाल लाल आंखें निकाल कर कहा, नैनीताल में क्या काम है? वह आज अपना अधिकार दिखाने पर तुल गया था। जैनी भी उसके अधिकार की उपेक्षा करने पर तुली हुई थी। बोली, यहाँ कोई सोसाइटी नहीं, सारा लखनऊ पहाड़ों पर चला गया है। मनहर ने जैसे म्यान से तलवार निकाल कर कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कहीं जाने का अधिकार नहीं। तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है, सोसाइटी के साथ नहीं। और फिर तुम साफ देख रही हो कि मैं बीमार हूं, तो इस पर भी तुम अपनी विलास प्रवृत्ति को रोक नहीं सकती। मुझे तुमसे ऐसी आशा ना थी जैनी। मैं तुमको शरीफ समझता था। मुझे स्वप्नों में भी यह गुमान ना था कि तुम मेरे साथ बेवफाई करोगी। जैनी ने अविचलित भाव से कहा, तो क्या तुम समझते थे कि मैं तुम्हारी हिंदुस्तानी स्त्री की तरह तुम्हारी लौंडी बनकर रहूंगी और तुम्हारे तलवे सहलाऊंगी? मैं तुम्हें इतना नादान नहीं समझती। अगर तुम्हें हमारी अंग्रेजी सभ्यता की इतनी मोटी सी बात नहीं मालूम, तो अब मालूम कर लो कि अंग्रेज स्त्री अपनी रुचि के सिवा किसी और की पाबंद नहीं। तुमने मुझसे इसलिए विवाह किया था कि मेरी सहायता से तुम्हें सम्मान और पद प्राप्त हो, और सभी पुरुष ऐसा करते हैं, तुमने भी वही किया। मैं इसके लिए तुम्हें बुरा नहीं कहती, लेकिन जब तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो गया, उसके लिए जिसके लिए तुमने मुझसे विवाह किया, और तुम अब मुझसे यह आशा क्यों रखते हो कि मैं हिंदुस्तानी की तरह रहूं? अंग्रेज तो क्या तुम अंग्रेज नहीं हो सकते? मैं अंग्रेज हूँ, हिंदुस्तानी नहीं हो सकती। इसलिए हम में से किसी को यह अधिकार नहीं कि वह दूसरे को अपनी मर्जी का गुलाम बनाने की चेष्टा करे। मनहर हतबुद्धि सा बैठा सुनता रहा। एक एक शब्द विष की घूंट की भांति उसके कंठ के नीचे उठर रहा था। कितना कठोर सत्य था। शाम को जब जैनी नैनीताल चली गई, मनहर ने उसकी ओर आंख उठाकर बिना देखा। 3 दिन तक मनहर घर से न निकला। जीवन के 5-6 वर्षों में उसने जितने रत्न संचित किए थे, जिन पर वह गर्व करता था, जिन्हें पाकर वह अपने को धन्य मानता था, अब परीक्षा की कसौटी पर जाकर नकली सिद्ध हो रहे थे। उसकी अपमानित, गलानित, पराजित आत्मा एकांत रोदन के सिवा कोई त्राण न पाती थी। तीसरे दिन वह विषम संकल्प करके उठा और 2 पत्र लिखे। एक तो अपने पद से इस्तीफा था, और दूसरा जैनी से अंतिम विदा की सूचना। इस्तीफे में उसने लिखा, मेरा स्वास्थ्य नष्ट हो गया है और मैं इस भार को संभाल नहीं सकता। और जैनी को उसने पत्र में लिखा, हम और तुम दोनों ने भूल की है और हमें जल्द से जल्द उस भूल को सुधार लेना चाहिए। मैं तुम्हें सारे बंधनों से मुक्त करता हूँ, तुम भी मुझे मुक्त कर दो। मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। अपराध ना तुम्हारा है ना मेरा, समझ का फेर है। मैंने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब तुम्हारा मुझ पर कोई एहसान नहीं रहा। मेरे पास जो कुछ है वह तुम्हारा है, वह सब तुम्हारे लिए छोड़े जाता हूँ। मैं तो निमित्त मात्र था, स्वामिनी तुम थी। उस सभ्यता को दूर से ही सलाम जो विनोद और विलास के सामने किसी बंधन को नहीं स्वीकारते। उसने खुद जाकर दोनों पत्रों की रजिस्ट्री कराई और उत्तर का इंतजार किए बिना ही वहां से चलने को तैयार हो गया। जैनी ने जब मनहर का पत्र पढ़ा तो मुस्कुराई। उसे मनहर की इच्छा पर शासन करने का ऐसा अभ्यास पड़ गया था कि इस पत्र से उसे जरा भी घबराहट ना हुई। उसे विश्वास था कि 2-4 दिन चिकनी चुकड़ी बातें करके उसे फिर वशीभूत कर लेगी। अगर मनोहर की इच्छा केवल धमकी देने की ना होती, तो उसके दिल पर चोट लगी होती, तो वह आज तक यहाँ ना होता, कब का स्थान छोड़ चुका होता। उसका यहाँ रहना ही बता रहा है कि वे केवल बंदर घुड़की दे रहा है। जैनी ने स्थिरचित होकर कपड़े बदले, तब इस तरह मनहर के कमरे में आई मानो कोई अभिनय करने स्टेज पर आई हो। मनहर उसे देखते ही जोर से ठट्टा मारकर हंसने लगा। जैनी सहमकर पीछे हट गई। इस हंसी में क्रोध का प्रतिकार ना था, उन्माद भरा हुआ था। मनहर के सामने मेज पर बोतल और गिलास रखा हुआ था। एक दिन में उसने ना जाने कितनी शराब पी ली थी। उसकी आंखों में जैसे रक्त उबला पड़ता था। जैनी ने समीप जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, क्या रात भर पीते ही रहे होगे? चलो आराम से लेटो, रात ज्यादा हो गई है। घंटों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। तुम इतने निष्ठुर तो कभी ना थे। मनहर खोया सा बोला, तुम कब आ गई वागी? देखो मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ। चलो आज सैर करके आए, उसी नदी किनारे चलेंगे। वहीं तुम अपना प्यारा गीत सुनाना, जिसे सुनकर मैं पागल हो जाता हूँ। क्या कहती हो, मैं बेमुरब्बत हूँ? यह तुम्हारा अन्याय है वागी। मैं कसम खाकर कहता हूँ, ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरा जब तुम्हारी याद ना मुझे आई हो। जैनी ने उसका कंधा हिलाकर कहा, यह तुम क्या उलझुल बक रहे हो?
वागी यहाँ कहाँ है? मनहर ने उसकी ओर अपरिचित भाव से देखकर कुछ कहा और फिर जोर से हंसकर बोला, मैं यह ना मानूंगा वागी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वह मैं तुम्हारे लिए फूलों की माला बनाऊंगा। जैनी ने समझा यह बहुत शराब पी गया, बकझक कर रहा है, इस वक्त इससे कुछ बात करना व्यर्थ है। चुपके से कमरे के बाहर चली गई। उसे जरा भी शंका नहीं हुई कि जिस आदमी का अपनी वाणी पर अधिकार नहीं, वह अपनी इच्छा पर क्या अधिकार रख सकता है। उस घड़ी से मनहर को घर वालों की रट सी लग गई। कभी वागेश्वरी को पुकारता, कभी अम्मा को तो कभी दादा को। उसकी आत्मा अतीत में विचरती रहती। उस अतीत में जब जैनी की काली छाया ने प्रवेश न किया था और वागेश्वरी अपने सरल व्रत से उसके जीवन में प्रकाश फैलाती रहती थी। और दूसरे दिन जैनी ने जाकर उससे कहा, तुम इतनी शराब क्यों पीते हो? देखते नहीं तुम्हारी क्या दशा हो रही है? मनहर ने उसकी ओर आश्चर्य से देखकर कहा, तुम कौन हो? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो? इतनी जल्द भूल गए? मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। जैनी ने और अधिक बातचीत ना की। उसने मनहर के कमरे से शराब की बोतलें उठाई और नौकरों को ताकीद कर दी कि उसे एक घूंट भी शराब न दी जाए। उसे अब कुछ कुछ संदेह होने लगा था, क्योंकि मनहर की दशा उससे कहीं शंकाजनक थी। कितनी बार समझती थी मनहर का जीवित और स्वस्थ रहना उसके लिए कितना आवश्यक था। इसी घोड़े पर बैठकर वह शिकार खेलती थी, घोड़े के बगैर शिकार का आनंद कहाँ। मगर एक सप्ताह हो जाने पर भी जब मनहर की मानसिक दशा में कोई अंतर ना हुआ, ना वह मित्रों को पहचानता था, ना नौकरों को। पिछले 3 बरस का उसका जीवन एक स्वप्न की भांति मिट गया था। 7वें दिन जैनी सिविल सर्जन को लेकर आई तो मनोहर का कहीं पता ही ना था। 5 साल के बाद वागेश्वरी का लुटा हुआ सुहाग फिर चेता। माँ बाप पुत्र के वियोग में रो रोकर अंधे हो चुके थे। वागेश्वरी निराशा में आंस बांधे बैठी हुई थी। उसका मायका संपन्न था, बार बार बुलावे आते, बाप आया, भाई आया, पर धैर्य की व्रत देवी घर से न टली। जब मनहर भारत आया तो वागेश्वरी ने सुना वह विलायत से एक मेम लाया है। फिर भी उसे आशा थी कि वह आएगा, लेकिन उसकी आशा पूरी न हुई। फिर उसने सुना कि वह ईसाई हो गया, आचार विचार त्याग दिया है, तब उसने माथा ठोक लिया। घर की अवस्था दिन दिन बिगड़ने लगी। वर्षा बंद हो गई तो सागर सूखने लगा। घर बिका, जमीन बिकी, फिर गहनों की बारी हुई। यहाँ तक कि केवल आकाश वृत्ति थी, कभी चूल्हा जला तो कभी ठंडा पड़ गया। एक दिन संध्या समय वह कुएं पर पानी भरने गई तो थका हुआ एक जीर्ण विपत्ति का मारा आदमी कुएं की जगत पर बैठ गया। वागेश्वरी ने देखा तो मनहर। उसने तुरंत घूंघट बढ़ा लिया। आंखों पर विश्वास न हुआ, फिर भी आनंद और विस्मय से हृदय में उल्लास भर गया। रस्सी और कलसा कुएं पर छोड़कर लपकी हुई घर आई और सास से बोली, अम्मा जी जरा कुएं पर देखो, कोई आया है। सास ने कहा, तू पानी लाने गई थी या तमाशा देखने? घर में एक बूंद पानी नहीं है, कौन आया है कुएं पर? चलकर देख लो ना, कोई सिपाही या प्यादा होगा। अब उनके सिवा और कौन आने वाला है? कोई महाजन है तो नहीं है? नहीं अम्मा, तुम चली क्यों नहीं चलती? बूढ़ी माता भांति भांति की शंकाएं करती हुई कुएं पर जा पहुंची तो मनहर दौड़कर उनके पैरों से लिपट गया। माता ने उसे छाती से लगाकर कहा, तुम्हारी यह कैसे दशा हुई मानू? क्या बीमार हो? असबाब कहाँ हैं? पहले कुछ खाने को दो अम्मा, बहुत भूखा हूँ, बड़ी दूर से पैदल चलकर आ रहा हूँ। तुरंत ही गांव में खबर फैल गई कि मनहर आया है। लोग उसे देखने आए। किस ठाठ से आया है? बड़े ऊंचे पद पर है, हजारों रुपए कमाता है। अब उसका ठाठ का क्या पूछना। मेम भी साथ लाया है या नहीं? मगर जब आकर देखा तो आफत का मारा आदमी, फटे हाल कपड़े, तार तार बाल बड़े हुए, जेल से आया हो। प्रश्नों की बौछार होने लगी। हमने तो सुना था तुम किसी बड़े ऊंचे पद पर हो। मनहर ने जैसे किसी भूली बात को याद करने का विफल प्रयास करके कहा, मैं कब किस ओहदे पर था? वाह, तुम विलायत से मेम नहीं लाए थे? विलायत? विलायत कौन गया था? मनहर ने चकित होकर कहा। अरे भंग तो नहीं खा गए तुम? विलायत नहीं गए थे? मनहर मूढ़ों की भांति हंसा। मैं विलायत क्या करने जाता? अजी, तुमको वजीफा नहीं मिला यहाँ से? तुम विलायत गए थे, तुम्हारे पत्र बराबर आते थे, और अब तुम कहते हो मैं विलायत गया ही नहीं। होश में हो या हम लोगों को उल्लू बना रहे हो? मनहर ने उन लोगों की ओर आंखें फाड़कर देखा और बोला, मैं तो कहीं नहीं गया। आप लोग जाने क्या कह रहे हैं। अब इसमें संदेह की गुंजाइश ही न रही कि वह अपने होश आवास में नहीं है। उसे विलायत जाने की पहले की सारी बातें याद थी। गांव और घर के हर एक आदमी को पहचानता था, सबसे नम्रता और प्रेम से बात करता। लेकिन जब इंग्लैंड, अंग्रेज, बीवी और ऊंचे पद का जिक्र आता तो भौचक्का होकर ताकने लगता। वागेश्वरी को अब उसके प्रेम में एक अस्वाभाविक अनुराग दिखता था, जो बनावटी मालूम होता था। वह चाहती थी कि उससे व्यवहार और आचरण में पहले किसी बेतकल्फी हो, पर प्रेम का स्वांग नहीं, प्रेम चाहती थी। 10 ही 5 दिनों में उसे ज्ञात हो गया कि इस विशेष अनुराग का कारण बनावट या दिखावा नहीं, वरन कोई मानसिक विकार है। मनहर ने माँ बाप का इतना अदब पहले कभी ना किया था। अब उसे मोटे से मोटा काम करने में संकोच ना था। वह जो बाजार से साग सब्जी लाने में अपना अनादर समझता था,
अब कुएं से पानी खींचता, लकड़ियां फाड़ता और घर में झाड़ू लगाता था। और अपने घर में ही नहीं वरन सारे मोहल्ले में उसकी सेवा और नम्रता की चर्चा होती थी। एक दिन मोहल्ले में चोरी हुई। पुलिस ने बहुत दौड़ धूप की पर चोरों का पता न चला। मनहर ने वरन चोरों का ही नहीं पता लगाया बल्कि माल भी बरामद करा लिया। इससे आसपास के गांवों और मोहल्लों में उसका यश फैल गया। कोई चोरी होती तो लोग उसके पास दौड़े आते और अधिकांश उद्योग और उसके सफल भी होते। इस तरह उसकी जीविका का साधन बन गया। अब वह वागेश्वरी के इशारों का गुलाम था। उसकी दिलजोई और सेवा में उसके दिन कटते थे। अगर उसमें विकार या बीमारी का कोई लक्षण था तो इतना ही, यही सनक उसे सवार हो गई थी। वागेश्वरी को उसकी दशा पर दुख होता था, पर उसकी यह बीमारी उस स्वास्थ्य से उसे कहीं प्रिय थी जब वह उसके बात भी न पूछता था। 6 महीनों के बाद एक दिन जैनी मनहर का पता लगाती हुई आ पहुंची। हाथ में जो कुछ था सब उड़ा चुकने के बाद अब उसे किसी आश्रय की खोज थी। उसके चाहने वालों में कोई ऐसा ना था जो उसकी आर्थिक सहायता करता। शायद अब जैनी को कुछ ग्लानि भी होती थी। वह अपने किए पर लज्जित थी। द्वार पर हॉर्न की आवाज़ सुनकर मनहर बाहर निकला और इस प्रकार जैनी को देखने लगा मानो उसे कभी देखा ही ना था। जैनी ने मोटर से उतरकर उससे हाथ मिलाया और अपनी बीती सुनाने लगी। तुम इस तरह मुझसे छिपकर क्यों चले आए हो और फिर आकर एक पत्र भी नहीं लिखा? आखिर मैंने तुम्हारे साथ क्या बुराई की थी जो मुझ में क्या बुराई देखी थी जो मुझे छोड़कर चले आए? मुझे सावधान तो कर देते। छिपकर चले आने से क्या फायदा हुआ? ऐसी अच्छी जगह मिल गई, वह भी हाथ से निकल गई। मनहर काट के उल्लू की भांति खड़ा रहा। जैनी ने फिर कहा, तुम्हारे चले जाने के बाद मेरे ऊपर जो संकट आया उसे अगर मैं सुनाऊं तो तुम घबरा जाओगे। मैं इसी चिंता और दुख से बीमार हो गई। तुम्हारे बगैर मेरा जीवन निरर्थक है। तुम्हारा चित्र देखकर मन को ढांढस बंधाती थी। तुम्हारे पत्रों को आदि से अंत तक पढ़ना मेरे लिए सबसे मनोरंजक विषय था। तुम मेरे साथ चलो। मैंने एक डॉक्टर से बातचीत की है। वह मस्तिष्क के विकारों का डॉक्टर है। मुझे आशा है कि उसके उपचार से तुम्हें लाभ होगा। पर मनहर चुपचाप विरक्त भाव से खड़ा रहा, मानो वहां कुछ ना देखा हो, ना सुन रहा हो। सहसा वागेश्वरी निकल आई। जैनी को देखते ही वह ताड़ गई कि यह मेरी यूरोपियन सौत है। वह उसे बड़े आदर सत्कार के साथ भीतर ले गई। मनहर भी उसके पीछे पीछे चला गया। जैनी ने टूटी खाट पर बैठते हुए कहा, इन्होंने मेरा जिक्र तो तुमसे किया ही होगा। मेरी इनसे लंदन में शादी हुई थी। यह तो मैं आपको देखते ही समझ गई थी, वागेश्वरी बोली। तो इन्होंने कभी जिक्र नहीं किया? कभी नहीं। इन्हें तो कुछ भी याद नहीं। आपको तो यहाँ आने में बड़ा कष्ट हुआ होगा। महीनों के बाद इनके घर का पता चला है। वहां से मैं बिना कुछ कहे सुने चल दी। जैनी बोली, महीनों के बाद इनके घर का पता चला, वहां से बिना कुछ कहे सुने चल दिए थे। आपको तो कुछ मालूम होगा इन्हें क्या शिकायत है? शराब बहुत पीने लगे थे। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? हमने तो किसी को न दिखाया। जैनी ने तिरस्कार करके कहा, क्यों? क्या आप इन्हें हमेशा बीमार रखना चाहते हैं? वागेश्वरी ने बेपरवाही से उत्तर दिया, मेरे लिए तो इनका बीमार रहना स्वस्थ रहने से कहीं अच्छा है। तब वह अपनी आत्मा को भूल गए थे, अब उसे पा गए। फिर अपने निर्दय कटाक्ष करके कहा, मेरे विचार से तो तब बीमार थे, अब स्वस्थ हैं। जैनी ने चिढ़कर कहा, नॉनसेंस। इनके किसी विशेषज्ञ से चिकित्सा करानी होगी। यह जासूसी में बड़े कुशल हैं। इनके सभी अफसर इनसे प्रसन्न थे। यह चाहे तो अब भी इन्हें जगह मिल सकती है। अपने विभाग में ऊंचे से ऊंचे पद तक पहुंच सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इनका असाध्य रोग नहीं है। हाँ, विचित्र अवश्य है। क्या आप इनकी बहन हैं? वागेश्वरी ने मुस्कुराकर कहा, आप तो गाली दे रही हैं। यह मेरे स्वामी हैं। जैनी पर मानो वज्रपात सा हुआ। उसके मुख पर से नम्रता का आवरण हट गया और मन में छिपा हुआ क्रोध जैसे दांत पीसने लगा। उसकी गर्दन की नसें तन गई, दोनों मुट्ठियां बंध गई। उन्मत्त होकर बोली, बड़ा दगाबाज आदमी है। इसने मुझे धोखा दिया। मुझसे इससे कहा था कि मेरी स्त्री मर गई। कितना बड़ा धूर्त है। पागल नहीं है। इसने पागलपन का स्वांग भरा है। मैं अदालत में इसके सजा करवाऊंगी। क्रोधावश के कारण वह कांप उठी। फिर रोती हुई बोली, इस दगाबाजी का मैं इसे मजा चखाऊंगी। ओह, इसने मेरा कितना घोर अपमान किया है। कितनी मीठी मीठी बात करके मुझे फांसा। मैंने इसे जगह दिलवाई। मेरे ही प्रयत्नों से यह बड़ा आदमी बना। इसलिए मैंने अपना सारा घर छोड़ा, देश छोड़ा और इसने मेरे साथ ऐसा कपट किया। जैनी सिर पर हाथ रखकर बैठ गई। फिर तैश में उठी और मनहर के पास जाकर अपनी ओर खींचती हुई बोली, मैं तुम्हें खराब करके छोड़ूंगी। तूने मुझे समझ क्या कर रखा है? पर मनहर शांत भाव से खड़ा रहा, मानो उससे कोई प्रयोजन ही नहीं है। फिर वह सिंहनी की भांति मनहर पर टूट पड़ी और उसे जमीन पर गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठी। वागेश्वरी ने उसका हाथ पकड़कर अलग किया और बोली, तुम ऐसी डायन ना होती तो उनकी आज यह दशा क्यों कर होती। जैनी ने तैश में आकर जेब से पिस्तौल निकाली और वागेश्वरी की तरफ बढ़ी। सहसा मनहर तड़प कर उठा और उसके हाथ से भरा पिस्तौल छीनकर फेंक दिया और वागेश्वरी के सामने खड़ा हो गया। फिर ऐसा मुंह बनाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी वक्त मनहर की माता दोपहर की नींद से सोकर उठी और जैनी को देखकर वागेश्वरी की ओर प्रश्न करके ताका,
कि कौन है। वागेश्वरी ने उपहास के भाव से कहा, यह आपकी बहू है। तिनक कर बुढ़िया बोली, कैसे? मेरी बहू? मेरी बहू बनने की जोग है बंदरिया में? लड़के पर ना जाने क्या क्या कर दिया, अब छाती पर मूंग दलने आई हैं। जैनी एक क्षण तक खून भरी आंखों से मनहर की ओर देखती रही, फिर बिजली की भांति कौंध कर उसने आंगन में पड़ा हुआ पिस्तौल उठा लिया और वागेश्वरी पर छोड़ना चाहती थी कि मनहर सामने आ गया और बेधड़क से जैनी के सामने चला गया। उसके हाथ से पिस्तौल छीन ली और अपनी छाती में गोली मार ली।